नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, म से मोतिहारी और म से मुंबई, यानी म से मोतिहारी और म से मुंबई की तुकबंदी करते हुए म से मोदी ने आज फिर बिहार में बहुत कुछ बोला है, क्योंकि वो बिहार पहुंच गए। फिर मोदी की शान में नीतीश कुमार ने कसीदे पढ़े और लोगों से कहा कि खड़े होकर इनका नमन करो। जी हां, नीतीश कुमार बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए खड़े होकर अपनी जनता को इनका नमन करो। नमन का मतलब आप समझते होंगे, लेकिन इसके बदले मोदी ये नहीं कह पाए कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार। मोदी ने फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा तो किया बिहार में, लेकिन एक बार भी नीतीश को सीएम का चेहरा नहीं बताया, जिससे अब जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार के सत्ता से हटने के दिन करीब आ रहे हैं। वैसे यही बात बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि आज फिर देश में ईडी सक्रिय दिखी और कांग्रेस से जुड़े लोगों पर उसकी कार्रवाई चली। राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और उधर छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है। इन दोनों घटनाओं पर कांग्रेस ने कहा है कि ईडी की ये कार्रवाइयां राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। सीधे तौर पर इनका बिहार चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके जरिए इंडिया गठबंधन पर प्रहार करने और तोड़ने की नीयत साफ दिखाई देती है, ये कांग्रेस कह रही है। मोदी जानते हैं कि पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन के कारण उनका क्या हश्र हुआ था, इसीलिए अब उनके निशाने पर सारे विपक्षी दल हैं। आज नरेंद्र मोदी मोतिहारी में मोदी ने कई 100 करोड़ की सौगातें देने का दावा किया। सौगातें देने का दावा किया, आपके पैसे, आपकी जेब से पैसा निकाल के फिर से आपके सामने कुछ बताने की बात आजकल सौगात के रूप में बताई जा रही हैं, जबकि ये इनका काम है। जनता ने इसीलिए इनको भेजा है, लेकिन शब्द देखिए सौगात, इसीलिए यहां हूबहू उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जिस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सौगात राजतंत्र का शब्द है, प्रजातंत्र का नहीं है, और आप चाहें जितने करोड़ की योजनाएं बनाएं, उनमें पैसा जनता के टैक्स का ही रहता है। मनोज झा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत कुछ कहा है। आइए जरा सुन लेते हैं मनोज झा ने इस मसले पर क्या कहा है। चलिए मनोज झा की बातें सुनेंगे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों जबरदस्त तरीके से मोदी को घेर रहे हैं और मोदी खुद अपना मजाक भी उड़वा रहे हैं। वैसे आज मोदी ने कहा है कि इस समय नॉर्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इन देशों की जितनी आबादी है उससे ज्यादा घर तो हमने पीएम आवास के जरिए दे दिए, और वो भी कहां, तो बिहार में। अब मोदी यहां बिहार की अधिक आबादी पर तंज कस रहे थे या कुछ और कह रहे थे, यह तो समझ में नहीं आया। लेकिन यहां पर मोदी जो बात कह रहे हैं कि हमने इतना पीएम आवास के तहत ही इतने घर दे दिए जितने घर सिंगापुर, न्यूजीलैंड में नहीं है, उससे ज्यादा घर हमने बिहार के लोगों को दे दिए, तो आखिर क्या आपने अपने जेब से दिए, जेब के पैसे से, या आपने देश का और टैक्स पेयर्स के पैसे से दिए? वही बिहार के भविष्य के बारे में बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने गजब की तुकबंदी की कि जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम, यानी पहले जो गुरुगांव जिसको कहते थे, जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो, सूरत की तरह संथाल परगना का भी विकास हो, जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जयपुर में भी, जाजपुर में भी, माफी चाहूंगा, टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम में भी, या वहां के लोग भी आगे बढ़े। तुकबंदी में माहिर हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तुकबंदी करते हैं, और अगर प्रधानमंत्री की कोशिश करूंगा कि 2020 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने जो बिहार में जितने वादे किए थे, 2020 के बिहार चुनाव से पहले जितनी तुकबंदियां की, जितनी बातें की, जितने वादे किए, उन वादों, उन बातों को आपके सामने लाकर कुछ दिनों में रख दूंगा। और फिर अब शुरुआत उन्होंने कर दी है। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो समझती है, वो जानती है कि सामने वाला मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। खैर, देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री को जुमलेबाजी से बाहर निकलकर कम से कम काम पर ध्यान देना चाहिए। समान अक्षर के से शुरू होने वाले शहरों का नाम लेकर, म से मोतिहारी, म से मुंबई, मोदी ने जुमलेबाजी में भी बचपनापन दिखाया है।
अब देखना होगा कि जनता इन बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। लेकिन जरा चलते हैं, पहले आपको सुनाना चाहता हूं, जब बात इसी तुकबंदी और सौगातों की हो रही थी तो मनोज झा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उनका बोलना और उनकी चुप्पी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे को लेकर के खुद उन्होंने कहा कि 7200 करोड़ की सौगात। आप बताइए पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वह स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब, किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अव्वल तो ये शब्दावली बंद करें और आग्रह होगा कि बिहार को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदलिए। जो योजनाएं ऑलरेडी हैं उसका रैपर बदल रहे हो साहब। जो बजट में घोषणाएं हो गई उसको रैपर बदल रहे हो। और बिहार को इस तरह के बेईमान इरादों की जरूरत नहीं है। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से कर रहा हूं, हमारे दल का किसी राज्य से कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, निवेश का जो स्तर, औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रबलता, पूंजी का निवेश और इन्वेस्टर्स मीट का जो आयाम गुजरात के लिए है, वो बिहार के लिए क्यों नहीं? आप आते हैं और बिहार को उलझाते हैं। पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जाए, उसके लिए आप बी ग्रेड ट्रेन देते हो और कहते हो बिहार वासियों, तुम्हारी हैसियत यही है, तुम मजदूर बन के हमारे गुजरात आओ। ये परंपरा बदलनी होगी। अब बिहार चाहता है कि गुजरात से मजदूर आए, पूंजी का निवेश हो बिहार में। इस रवायत को बदले बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रचार मंत्री लगते हैं, प्रधानमंत्री नहीं लगते। तीसरी चीज, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वतः स्फूर्त भाषण देते, उनको मैंने सुना नहीं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है। जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजद रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी, बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे। पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया? यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी, वेश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी यादव। तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधे सीधे मनोज झा को अपनी पूरी बात यहां रखते हुए और सीधा घेरते हुए नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने जो आज बातें कही हैं, बहुत कुछ अभी आपको हम बता चुके हैं, बहुत कुछ यहां मनोज झा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। आइए जरा उनकी जुबानी भी सुन लेते हैं, छोटी सी बाइट नरेंद्र मोदी की, सुनिए। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का।
मोतिहारी में नरेंद्र मोदी और म से मोतिहारी। हालांकि अपनी सत्ता बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग मोदी कर रहे हैं, उस पर अब कांग्रेस ने तीखे हमले बोले हैं। आज राहुल गांधी ने बता दिया है कि वे राजनीतिक बदले की कार्रवाई में अपने परिवार के साथ खड़े हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिसकी सुनवाई 24 जुलाई को होगी और इसमें नामजद रॉबर्ट वाड्रा भी हैं। यानी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी अब केस चलेगा। इसी पर राहुल गांधी ने आज एक्स पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं, मेरे बहनोई को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। खुले तौर पर दोस्तों, इस ट्वीट को पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी आज पहली बार खुले तौर पर खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का साथ देते हुए नजर आए और यहां से दिखाई देता है कि राहुल गांधी ने अपना ट्रैक 2 कदम आगे बढ़कर और बदल लिया है। लिख रहे हैं कि मेरे बहनोई को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह ताजा आरोप पत्र उसी षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं, क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। ये बात लिख रहे हैं यहां राहुल गांधी। राहुल गांधी के अलावा अशोक गहलोत, सिद्धारमैया समेत कई कांग्रेस नेताओं ने रॉबर्ट वाड्रा पर हो रही इस कार्रवाई की आलोचना की है। उधर भूपेश बघेल ने भी अपने बेटे की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई पर कहा है कि वे झुकने या डरने वाले नहीं हैं। भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा आपके सामने वो भी रखता हूं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कांग्रेस के तेवर जो हैं वो सख्त हैं और भूपेश बघेल ने साफ साफ यही कहा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, न ही यहां डरने वाला हूं। एक बहुत ही ईमानदार राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, लेकिन क्या उतनी ही ईमानदार राजनीति बीजेपी की तरफ से हो रही है, यह देखना होगा। तो दोस्तों, कांग्रेस के तेवर सख्त हैं। वहीं 21 जुलाई से शुरू हो रही संसद को लेकर भी इंडिया गठबंधन ने तैयारी कर ली है। इस संबंध में कल एक ऑनलाइन बैठक होगी इंडिया गठबंधन की। पहले ये बैठक फिजिकल होने वाली थी, ऑफलाइन, लेकिन चूंकि तमाम नेता अलग अलग हैं, बहुत कम समय में बुलाया गया है। एक बात हुई कि बैठक होनी चाहिए इंडिया गठबंधन की और ये बैठक कल शाम 7 बजे होगी। इस मसले पर केसी वेणुगोपाल ने आज ट्वीट कर जानकारी भी दी है और केसी वेणुगोपाल ट्वीट कर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, अ मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडिया पार्टीज विल बी held online on Saturday 19th July 2025 at 7 p.m. to discuss the prevailing political situation in the country। ये बात यहां पर लिख रहे हैं और बताते हुए कि कल शाम 7 बजे भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति अभी है, सियासी तौर पर भारत में जो हालात हैं, इस पर हम लोग कल शाम 7 बजे यानी 19 तारीख को शाम 7 बजे ऑनलाइन एक बैठक करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। चलिए, इतनी बात तो सही है, ठीक है, कल इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक ऑनलाइन होने वाली है, लेकिन इस बैठक से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। यानी आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। यानी इंडिया से आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह निकल गई है। लेकिन इससे मोदी सरकार को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो सवाल संसद में उठेंगे उसके जवाब मोदी सरकार को देने ही होंगे। इन सवालों का ही शायद डर है, इसीलिए मोदी पहले बिहार और फिर बंगाल जाकर विपक्ष को कोस रहे हैं। मगर क्या दूसरों पर उंगली उठाने से मोदी अपना दामन बचा पाएंगे? और इन सब के बीच बीजेपी को घेरने का विपक्ष का जो बड़ा प्लान है, वो कौन सा प्लान है? इंडिया के तेवर सख्त क्यों हैं और यहां से क्या कुछ नजर आ रहा है? राहुल गांधी क्यों खुले तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ नजर आ रहे हैं?
रिलेटिव हैं, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का साथ देते हुए कोई भी पोस्ट नहीं लिखा। आज पहली बार उनकी एक पोस्ट आई है, तो इसके क्या मायने हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। बिहार तो सेंटर पॉइंट में है ही, एपी सेंटर में है ही। बिहार चूंकि नरेंद्र मोदी गए थे, मौ से मोतिहारी या मौ से मुंबई कर रहे थे, प से पटना, प से पुणे कर रहे थे। पटना के औद्योगिक विकास की तुलना में कह रहे थे कि जैसे पुणे में औद्योगिक विकास हुआ वैसे ही पटना में करें। लेकिन क्या आप 11 साल से सत्ता पर काबिज हैं और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के साथ ही सहभागी आप हैं, और आज से नहीं बल्कि वर्षों से हैं। तो क्या बिहार की उन्नति, तरक्की, प्रगति सब आपने कर ली, या आज आपको ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों के बीच SIR की जरूरत चुनाव आयोग को क्यों पड़ी? चलिए इन सब का जवाब ढूंढने की कोशिश। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं बिहार, उधर पटना से जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार जी, और इधर भोपाल से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, शुरुआत करते हैं जरा मौ से ही। मोतिहारी, मुंबई और मोदी, लेकिन ये नमन करने वाली बात क्यों आ रही है? सब लोग खड़े होकर नमन करो जी, आखिर ये क्यों? कौन से देवता आ गए हैं? राजीव जी, आपकी इजाजत हो तो मैं भी खड़े होकर नमन कर लेता हूं यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो खड़े हो जाता हूं। कैसे करते हैं, करना ही चाहिए। देखिए, वे युगावतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, ऐसा दावा उन्होंने खुद किया है। ये हम लोगों का कोई आरोप नहीं है। उनकी क्षमताओं का भी पूरा उपयोग नहीं हुआ है। वे 1000 साल का प्लान लेकर आए हैं भारत की तरक्की का। तो नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। वे राजा धिराज हैं, वे वो संसद में सेंगोलधारी सम्राट हैं। सेंगोल भी अब तो स्थापित है वहां पर। इसलिए अब हमें एक तरह से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा देश अघोषित राजतंत्र में प्रवेश कर चुका है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने कहा, उनकी अपनी पार्टी के लोग तो जगत प्रकाश नड्डा उनको देवताओं का देवता कह चुके हैं। इसकी शुरुआत 2015 में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधूत वाघ ने की। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान दिल्ली विधानसभा चुनाव में कह चुके हैं कि वे भगवान राम का अवतार हैं। उत्तराखंड के 2-3 मुख्यमंत्री तू चल में आया वाले, उनके नाम भी याद नहीं रहते, वे कह गए थे कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में राम और कृष्ण की तरह पूजे जाए। तो नरेंद्र मोदी के लिए खड़े होने का निर्देश नीतीश कुमार ने दिया, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। आज एक अच्छी बात जरूर हुई है जी, ये जो तुकबंदी मिलाते हैं किसी एक अक्षर से, किसी शब्द से, कम से कम आज उन्होंने मंगलसूत्र, मटन, मछली, हो सकता है मोदी में चूंकि माँ आता है इसलिए उन्हें माँ बहुत प्रिय हो, तो कम से कम आज उन्होंने मंगलसूत्र, मटन, मछली की बात नहीं कही। और भी कई माँ वाले शब्द हैं, हमें याद भी नहीं रहते। अच्छी बात है, देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में जाए तो जब वो गुरुग्राम का उदाहरण दे तो एक बार गुरुग्राम के लोगों से पूछ लें, बिहार के लोग किसी को फोन लगा के पूछ लें कि गुरुग्राम की क्या दशा है। अभी इस मानसून में किस तरह सड़कें स्विमिंग पूल बनी हुई थी, कारें तैर रही थी, सचमुच में कितना विकास हो गया, वो जरा एक बार पूछ लें बिहार के लोग। नरेंद्र मोदी जी अपनी जुमलेबाजी के लिए पिछले 11 सालों में स्थापित हो चुके। पिछला विधानसभा चुनाव बिहार के लोग भूले नहीं हो। कितना पैकेज घोषित कर दूं, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़। राजीव जी, हमारे ग्वालियर भिंड के बीच में रोडवेज की बसें चलती थी तो उसमें कुछ सेल्समैन आते थे, वो इसी तरह से चीजें बेचते। उनके सुर को अगर आप नरेंद्र मोदी से मिलाएंगे तो लगभग वैसे ही सुर में नीलाम बोली लगा रहे थे कि कितना कर दें। तो बिहार के लोग एक बार ये भी परख लें, जांच लें कि जो पिछले चुनाव में पैकेज दिया गया था वो कितना आया था, कितना खर्च हुआ, कितना कहां तक पहुंचा।
आज दूसरा महत्वपूर्ण विषय है ईडी की कार्रवाई। जी, राहुल गांधी के बहनोई और भूपेश बघेल के बेटे की हिरासत, उनको हिरासत में भी ले लिया जाए। तो एक आंकड़ा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए रख देते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक ईडी ने कुल मिलाकर जो मुकदमे दर्ज किए, खास तौर से राजनेताओं के खिलाफ, वो कुल केस थे 121। 121 में से राजीव जी 115 लोग विपक्ष के नेता थे, सांसद, विधायक, भूतपूर्व मंत्री, जो भी नेता थे वे विपक्ष के थे। यानी करीब करीब 95% मुकदमे ईडी ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए, उन पर रेड की, और उसका जो सजा दिलाने का प्रतिशत है वो भी जान। कुल 193 सांसद, विधायकों, मंत्रियों, भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, चार्जशीट पेश की ईडी ने। 2 लोगों को सजा करा पाया है ईडी अब तक। ये आंकड़े खुद सरकार ने संसद में रखे थे। ये आंकड़े 2014 से 22 तक के, 22 से लेकर 25 तक के आंकड़ों का अंदाजा आप लगा लीजिए। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जाए। ताजा मामला ये भी है कि मुंबई हाईकोर्ट ने कल ही ये कहा है कि ईडी कानून अपने हाथ में लेना बंद करे और नागरिकों को परेशान करना भूल जाए। ये मुंबई हाईकोर्ट का कल का निर्देश। तो जो स्वतंत्र संस्था ईडी इस काम के लिए बनी है कि वो कानून का पालन करे, मुंबई का हाईकोर्ट कह रहा है कि वो कानून अपने हाथ में ले रहा है। और ये अभी पहली बार नहीं है। आप भूल नहीं रहे होंगे, आपको तो याद होगा, दर्शकों को याद दिला दें, वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री, उनके घर में शादी थी, जी, बारात दरवाजे पर खड़ी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके घर में शादी है, 4 बार का, उनकी बेटी की शादी, बार के मुख्यमंत्री, बेटी की शादी थी जी, बारात द्वाराचार के लिए पहुंचने वाली थी, उससे पहले ईडी के बाराती पहुंच गए। तो किस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार सरकारी एजेंसियों का अपने हित में दुरुपयोग कर रही है, यह अपने आप में स्पष्ट है। देश के लोगों को देखना समझना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने बिना किसी बात की चिंता करे अपने बहनोई के पक्ष में ट्वीट में बोले हैं पहली बार। इसका भी एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि अब लोग ये भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है उसमें इतनी बार बुलाया जा चुका, 55 घंटे पूछताछ हो चुकी राहुल गांधी से, तब भी कुछ नहीं हुआ अब तक। और आगे भी मुकदमा कोर्ट में कितनी देर ठहर पाएगा ये हम नहीं जानते। तो राहुल गांधी का ये जो आत्मविश्वास है, वे अपने परिजनों के साथ खड़े हैं, ये भी ये बता रहा है कि वे इस सरकार से लड़ने के लिए अब पूरी तरह कमर कस चुके हैं। जैसा कि उन्होंने असम में कहा था कि वहां अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हिमंता जेल जाएंगे। ये बात वे पहले भी कहते रहे बिना नाम लिए, और कई बार वे कह चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी कहा था, जब भी सरकार बदलेगी कानून अपना काम करेगा, सबको सजा मिलेगी। तो मुझे लग रहा है अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होती जा रही। बिहार के वोटर्स बिहार पर लौटे। बिहार के वोटर्स को, मतदाताओं को सोचना है कि जो सरकार केंद्रीय चुनाव आयोग के जरिए उसके मताधिकार को ही छीनने पर उतारू है, उसकी नागरिकता पर ही सवाल खड़े कर रही है, उस सरकार और उसके पिट्ठू चुनाव आयोग को क्या जवाब देना है, ये बिहार की जनता पर छोड़ दे। जी। इस बीच अब चुनाव आयोग की विज्ञप्ति आ गई है, प्रेस रिलीज जो रोज शाम को हम पढ़ते हैं, और वो भी इंतज़ार करते हैं कि हम लोग न्यूज़ पॉइंट शुरू करें और वो प्रेस रिलीज जारी करें। तो अभी हमारे सामने है, और इसके अनुसार 7 करोड़ 89 लाख, मतलब 7 करोड़ 90 लाख जो पहले से वहाँ वोटर हैं, जो बताया जा रहा है 24 जून 2025 के हिसाब से, अब उसमें से 90.12% यानी 7 करोड़ 11 लाख 72,660, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इतने जो हैं वो एनुमरेशन फॉर्म जो हैं वो रिसीव हो गए हैं। उसके बाद डिजिटाइज्ड किया जा चुका है 86.79%,
यानी इसको अपलोड कर दिया गया। एक बात जो हम लोग कल कह रहे थे कि 3 दिन से एक ही आंकड़ा है, इस बार चुनाव आयोग ने ये सुन लिया और आंकड़ा बढ़ा दिया है। इलेक्टर्स जो हैं नॉट फाउंड एट देयर एड्रेसेस सो फार, जो मतदाता नहीं पाए गए अपने एड्रेस पर अभी तक, वो 36,86,971 हैं, जो 4.67% होते हैं। और इसमें से अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन ये जो मूल रूप से 35,70,000 के करीब जो थे वो 36,86,000 हो गए। मतलब 1,10,000 कल से लेकर आज तक बढ़ गए हैं जिनके नाम कट रहे हैं। इसीलिए अब देखिए लगभग, और इसमें चौथा है कि वो मतदाता जिनको ट्रेस नहीं किया जा सका। ये चौथा 4.4 पॉइंट जो है, ये जो ट्रेस ही नहीं किया जा सका है, ये 6,978 हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो मतदाता जो ट्रेस नहीं किया जा सका है। और उसके अलावा 5,92,000 वो मतदाता हैं जिनके आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं वो 2 जगह मल्टीपल प्लेसेस में बने हुए हैं। ऐसे 5 लाख मतदाता हैं। और जो शिफ्ट हो गए वैसे मतदाता 18,16,000 हैं, और जो इस दुनिया में नहीं रहे वैसे 12,71,000 हैं। तो ये अलग अलग आंकड़े, और चुनाव आयोग का कहना है कि अब लगभग हमारा, क्योंकि 94.68% का काम हो गया है, यानी लगभग काम इन्होंने अपना खत्म कर लिया है। 28 तारीख को चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में कुछ जवाब भी देना है। 21 तारीख तक इनको एक हलफनामा पेश करना है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले ये काम खत्म करना चाहता है चुनाव आयोग, वो दिख रहा है। तो ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। SIR के आंकड़े, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो इलेक्टोरल रोल्स को लेकर है, उसको लेकर, और ये आंकड़े हैं, अभी अभी आए हैं आंकड़े, ये हम आप तक रख रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर हेमंत जी आपके पास आता हूं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी बने हुए हैं। प्रशांत जी, एक तरफ माँ से मोतिहारी और माँ से मुंबई कर रहे हैं मोदी जी, और इधर माँ से कुछ और खेल हो रहा है क्या? और ये जो वोटर्स, मतदाता, माँ से मतदाता भी होता है, और ये मोदी मतदाता खोजने गए हैं। मतदाता वहाँ कितने आए कितने नहीं पता। कुछ विजुअल्स मोतिहारी से आ रहे हैं, हमारे साथी हेमंत जी बाद में बताएंगे। वहाँ कुर्सियाँ तोड़ दी गई हैं, बहुत लात घूसे भी चले हैं, महिलाएं नाराज रहीं और कुर्सियां भी टूटी हैं। वो विजुअल्स हमारे पास हैं, लेकिन चूंकि वो मार पिटाई, ये सब कुटाई के विजुअल्स हैं, वो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन जो साथी, अगर हमारे कोई साथी या मोदी जी के मोतिहारी वाले कार्यक्रम में गए होंगे, उनको पता होगा, वो इसकी तहकीकात करके हमको बता सकते हैं। हमारे पास हमारे जो रिपोर्टर्स खबर भेज रहे हैं, उस आधार पे मैं आपको पहुंचा रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन प्रशांत जी, सवाल यही है, माँ से मतदाता खोजने वाले माँ से मोदी जो हैं, वो आखिर बिहार में जाकर गड़बड़ा क्यों जाते हैं? राजीव जी, बिहार में एक माह की और चर्चा है, मछली पालन मंत्री और मटन की पार्टी। जी जी जी। तो वो भी चर्चा है बिहार में कि मछली पालन मंत्री कौन है जो मटन की पार्टी सावन में दे रहे थे, और उनके ऊपर उनके सहयोगी दलों के ही लोगों का काफ़ी छींटाकशी है। उनको इस तुकबंदी पे ना पढ़ते हुए राजीव जी जरा गंभीर चर्चा करते हैं। ये जो टेबल आपने दिखाया हुआ है, पैरा नंबर 4, जिसमें 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4, इसमें एक चीज मिसिंग है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। फॉरेन नेशनल, विदेशी नागरिक कहाँ हैं जी? कितने हैं, कहाँ मिले वो? जिसकी वजह से आपने कहा कि भाई यहाँ पे तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और जाने कहाँ के लोग बिहार के मतदाता बन गए, उनकी संख्या कहाँ है? और मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 भी तो नाम बता दें। अब तक तो आज 18 दिन हो गए, 19 दिन हो गए इसको। मैं पहले बता चुका हूँ कि लोकसभा में चुनाव आयोग कानून मंत्रालय के जरिए बता चुका है कि 2018 में उसके पास जो कंप्लेंट आई थी विदेशी नागरिकों की, सिर्फ 3 विदेशी नागरिकों की कंप्लेंट आई थी मतदाता सूची में, तेलंगाना, गुजरात और वेस्ट बंगाल से। बिहार वहां भी नहीं था।
अब मोदी जी अपनी जान क्यों लगाए हुए हैं और क्यों ये इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है पूरा। मैं वाड्रा की ईडी पे भी आऊंगा, लेकिन पहले इस पे बात करते हैं कि चक्कर क्या है, क्यों मोदी जी इतना बिहार को लेकर, जिसको कहते हैं कि डू और डाई, कि किसी भी कीमत पे बिहार लाना है। जी। इलेक्शन कमीशन के जरिए लाना है, भाषणों के जरिए लाना है और दूसरे तरीकों से लाना है, वो पूरी कोशिश है। असली वजह बिहार इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है मोदी जी के लिए कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं 75 साल की, राजीव जी, और ये चर्चा मोहन भागवत भी कर रहे हैं। ये चर्चा आरएसएस के अंदर बहुत गंभीर रूप से हो रही है कि मोदी के बाद की बीजेपी कैसे बनाई जाए। पोस्ट मोदी बीजेपी के बारे में बहुत गहन चर्चा आरएसएस के अंदर चल रही है, और बिहार का इलेक्शन जो है वो इस दिशा में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हालांकि बिहार इलेक्शन से पहले ही उनका जन्मदिन पड़ेगा, 75 के हो जाएंगे, लेकिन ये दबाव आरएसएस में है कि कैसे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की जो लीडरशिप है, यंग लीडरशिप है, वो गायब हो गई है। जी। आप याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, आप याद कीजिए आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, उसी दौरान प्रमोद महाजन, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, उमा भारती, कल्याण सिंह, सुषमा स्वराज, तमाम तरीके के लोग जो नंबर 2 होते थे और प्रभावशाली नंबर 2 थे, मुरली मनोहर जोशी। तो ये जो तीन लोगों की जो बीजेपी थी, उसके नीचे एक प्रभावशाली सेकंड लेवल की लीडरशिप पनप रही थी, जो बाद में जिसने बीजेपी को आगे बढ़ाया। मोदी और शाह की बीजेपी में वो गायब हो गया। ये आरएसएस की चिंता का विषय है, इस पे गहन चर्चा चल रही है। अगर बिहार नहीं आता, इसकी संभावना बड़ी कम है, तो मोदी जी के लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी कि क्या पता ये जो मोहन भागवत ने 75 साल की बात की है वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए। महागठबंधन की तरफ से बड़ी कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां बिहार में, उनकी सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है जी। उसमें बहुत माइनर एडजस्टमेंट होने हैं, और आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी पार्टी को, और जो चिराग पासवान के चाचा जी की पार्टी है, उनको सीटें अपने अपने कोटे से आरजेडी देगी। सब तय हो चुका है, बिहार में लॉक हो गया है। बहुत माइनर एडजस्टमेंट वहां पे होने हैं। अब बात करते हैं जी ईडी की जो चार्जशीट आई है, उसकी 2 वजह है राजीव, दो उसके पहलू जिस पे विचार करना चाहिए। एक ये कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो टीम है, इसके ऊपर मोदी जी का कोई दबाव नहीं काम आ रहा। अभी 3 दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है कश्मीर के स्टेटहुड के लिए, और उन्होंने जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं लिखी वो चिट्ठी। वो दोनों अपने अपने सदन के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, राज्यसभा और लोकसभा। उस हैसियत से जो चिट्ठी लिखी है, अपने संवैधानिक पदों के हैसियत से चिट्ठी लिखी है वो, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पे किसी तरह से राहुल गांधी पे अंकुश लगाने का तरीका ढूंढा जा रहा है। तो अब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पे इसीलिए हाथ लगाया है। आपको याद होगा कि 2011, 12, 13, 14 के इलेक्शन में लगभग हर रैली में मोदी साहब बोलते थे रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, बड़े तंज कसते थे। 11 साल लग गए आपको चार्जशीट करने में जी, 12 साल लग गए चार्जशीट करने में। तो वजह क्या है कि कांग्रेस पे किसी तरह राहुल गांधी पे, मल्लिकार्जुन खड़गे पे अंकुश लगाया जाए, इनको रोका जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगा इस हथकंडे से भी। दूसरा एक बड़ा चौंकाने वाली बात राजी कि इसमें जो ये जो लैंड डील है
जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट हुई है और एफआईआर हुआ था, इसमें एंड बेनिफिशियरी जो अंतिम जिसको लाभ हुआ है लैंड का, वो डीएलएफ है। जी। अब डीएलएफ की कहानी बड़ी रोचक है। डीएलएफ ने 170 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। जी 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 जी। और उस चंदे के बाद से उनका नाम हट गया। सीबीआई इंक्वायरी तक हुई है, पुलिस में भी नाम था, एफआईआर जो ओरिजिनल एफआईआर है वो नाम है, लेकिन 170 करोड़ में चार्जशीट से नाम डीएलएफ का हट गया। और डीएलएफ वही कंपनी है जिसको गांधीनगर में मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन उसको कहा जाए गिफ्ट की थी, क्योंकि सर्किल रेट से बहुत कम पैसे में दी थी, तो तोहफा दिया था। तो डीएलएफ से पुराना रिश्ता है, तो डीएलएफ को हाथ नहीं लगा सकते थे इस मामले में। इसीलिए देर हो रही थी कि कैसे डीएलएफ को अलग करके रॉबर्ट वाड्रा को किया जाए, क्योंकि वो टैग है केस, क्योंकि उसका एंड बेनिफिशियरी जो है वो डीएलएफ है। जो जमीन एक्वायर की गई वो अंत में डीएलएफ को बेची गई, डीएलएफ ने खरीदी उस जमीन को, लेकिन डीएलएफ 170 करोड़ में बाहर हो गया। तो जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए जी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आने के बाद डीएलएफ कैसे बाहर हो गया। 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन जो गांधीनगर में दी गई वो कैसे दी गई, उसमें टैक्स एक्सचेकर का कितना नुकसान हुआ, सरकारी खजाने का कितना नुकसान हुआ। वो बड़े घोटाले हैं रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा का अगर मान लीजिए कि इसको आरोपों को मान भी ले कि ठीक है, तो उसके कई गुना बड़े घोटाले तो ये हैं कि 170 करोड़ रुपए देकर आपने डीएलएफ का नाम जो है हटा दिया। इसकी जांच कौन करेगा? जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। डीएलएफ की बात, इन सब की बात हम करेंगे, लेकिन उधर बिहार में जो हो रहा है उसकी बात भी हम कर रहे हैं लगातार। और राहुल गांधी आज खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का साथ देते हुए क्यों नजर आए, इन सब पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरी बात महत्वपूर्ण कि कल शाम जब 7 बजे हम न्यूज पॉइंट शुरू करेंगे तो उसी समय ऑनलाइन उधर मीटिंग चलेगी इंडिया गठबंधन की, लेकिन इस मीटिंग से इस बार अरविंद केजरीवाल की टीम बाहर रहेगी, क्योंकि ऐलानिया तौर पर अब इंडिया गठबंधन से केजरीवाल की पार्टी जो है यानी आम आदमी पार्टी वो अलग हो चुकी है। उसके क्या मायने हैं आने वाले समय में चुनावों में, और खासकर बिहार के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने खुले तौर पर कह दिया है कि हम पूरी 243 की 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। या दूसरी तरफ क्या थर्ड फ्रंट बनाने की जो वहाँ कोशिश चल रही है, जिसमें प्रशांत किशोर भी हैं, AIMIM ने पहले इंडिया गठबंधन में आने की बात कही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उसे मना कर दिया। वहाँ का जो महागठबंधन है लालू प्रसाद यादव और तमाम नेताओं ने, यानी असदुद्दीन ओवैसी इंडिया में नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और इसको 2020 के चुनाव में हम सब ने बहुत भली भांति देखा समझा है। तो प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी या ऐसे और भी दूसरे दल मिलकर क्या तीसरा कोई मोर्चा बनाएंगे, इन सबको भी आने वाले समय में हम देखेंगे। तो ये बहुत कुछ खिचड़ी पकते हुए हम देख रहे हैं, और उन सब के बीच मटन और मछली की बात भी हो रही है। सब पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मोतिहारी, और मोतिहारी में आखिर हुआ क्या है आज, जरा समझें हमारे साथी हेमंत कुमार जी से। हेमंत जी, फॉर्म भर दिया आपने, ये जो 94% लगभग, और अब चुनाव आयोग का कहना है कि काम हमारा फिनिश है, आप हैं कि या उसमें आप हैं जिसमें नाम काटा गया है? एक नाम आपका भी है क्या? 36 लाख वालों में है क्या आप? धन्यवाद। मैं कल ही अपना फॉर्म भर के गांव से लौटा हूं। गांव गया था क्योंकि मैं अपने गांव का मतदाता हूं जी। तो गांव गया और फॉर्म भरा, और बीएलओ ने कहा कि सर ये हम लोगों को कहा गया है कि रिसीविंग नहीं देना है। हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम 2 प्रति भरते हैं, आप 1 प्रति ले जाइए। 1 प्रति उन्होंने 1 ही प्रति मुझे दी थी, लेकिन मैंने उसकी कॉपी कराई और उस पर जो डिटेल ओरिजिनल पर भरा वही डिटेल दूसरे भरा। खैर,
तो आज मोदी जी जो मोतिहारी में थे और जिस तरह की तुकबंदी वो कर रहे थे, तो वो लग रहा था कि जैसे मैंने आपके ही कार्यक्रम में एक बार कहा था कि जब मैं दिल्ली में था तो एक देर रात में लौट रहा था अपने घर, तो जिस बस में था उसमें कंडक्टर, मैं और एक दो ही आदमी थे वहाँ पर, और उस समय मोदी जी का जलवा काफ़ी ये रूज पर था। तो उसने कहा कि भाई साहब, ये व्यक्ति मुझे जिला छाप नेता लगता है। उस कंडक्टर की बात मुझे हर बार याद आती है जब मोदी जी कभी भाषण करते हुए दिखाई देते हैं। तो माँ से मुंबई, माँ से मोतिहारी, तो माँ से मर्डर भी बोलना चाहिए था, जो बिल्कुल मुंबई फिल्मी स्टाइल में पटना के कल बिहार के सबसे बड़े पारस ये प्राइवेट अस्पताल पारस अस्पताल में हुआ, जिसमें 5 लोग बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आए, किसी तरह का उन्होंने नकाब नहीं पहना बिल्कुल, और वो गन लेकर के आए और ठोक करके चले गए। और जो व्यक्ति मारा गया वो बिल्कुल नोटोरियस क्रिमिनल था, उसको सजा हुई थी और वो पैरोल पर इलाज कराने के लिए आया हुआ था। लेकिन उस व्यक्ति की भी कहानी यह है कि उसका पूरा इमरजेंस जो है वो नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ। जो चंदन मिश्रा जो मारा गया, उसकी पूरी ये आपराधिक यात्रा जो है वो नीतीश जी के पूरे कार्यकाल में है, लेकिन उस पर कभी भी यहाँ की मीडिया ने कोई चर्चा, 18 या 25 मर्डर के केस उस पर हैं, लेकिन उसको कभी इशू नहीं बनाया गया कि नीतीश जी के कार्यकाल में इतना बड़ा क्रिमिनल जो है वो सब कुछ करता रहा, कभी उसका मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, उस पर कभी जंगल राज की बात नहीं हुई। तो मोदी जी को तो चिराग पासवान बगल में बैठे हुए थे, पूछना चाहिए था कि ये मेरे लाडले मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम, मेरे लाडले नीतीश जी के बारे में, क्योंकि वो उन्होंने कहा था पिछली बार कि लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो लाडले मुख्यमंत्री के बारे में रोज चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और मोदी जी आज कह रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बगल में चिराग पासवान बैठे हुए हैं। तो ये सब मिल करके मोदी जी, चिराग पासवान तो नीतीश जी को तो निपटा ही रहे हैं, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पिछली बार तो भिड़ गए थे नीतीश जी इससे, चिराग से, और सब लोगों ने घेर लिया था मंच पर ही, वो तो प्रधानमंत्री जी का ही मंच था, और उसको वहां कर घेर करके उन्होंने पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाद में उसको ऑफ द रिकॉर्ड उसको चलाया गया, हालांकि कोई उसका वॉइस वहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन बाद में खबर सूत्रों के हवाले चलाई गई कि नीतीश जी ने चिराग पासवान से क्या क्या पूछा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, क्या 243 पर लड़ेंगे, ये सारी बातें हुई। तो आज तो सबसे पहला बात तो ये है कि जो इनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, और जो वो महागठबंधन पर या इंडिया अलायंस के दलों पर हमला कर रहे थे, तो उनको तो अपने दल के भीतर जो फाइटिंग चल रही है उसके बारे में बताना चाहिए। और पूरा बिहार जो है अपराधियों के कब्जे में है, और पुलिस बयान दे रही है, एडीजी कहते हैं कि अप्रैल मई जून में बारिश नहीं हुई तो किसान बैठे ठाले थे, तो वो गन लेकर के वो सुपारी किलिंग कर रहे हैं, इसी तरह का बयान था उनको। और ललन सिंह कह रहे हैं अरे ये कोई अपराध है, ये तो आपस में लोग लड़ते फिरते रहते हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या करेगी। ये स्थिति आ गई हुई है, जिनको सुशासन कुमार कहा जाता था, सुशासन बाबू कहा जाता था, और वो मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री हैं। तो मोदी जी को ये साफ साफ मुझे लगता है कि दिख रहा है कि बिहार में अब उनका कोई जुमला काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो तुकबंदी है, माँ से मुंबई माँ से मोतिहारी, ये लगता है कि मनोहर पोथी, हम लोग बचपन में मनोहर पोथी पढ़ा करते थे जिसमें वो वर्णमाला पढ़ाई जाती थी, तो उसको उसी तरह का ये वर्णमाला रट रहे थे वहाँ पर। तो इससे यहाँ काम नहीं चलने वाला है। उनको बताना चाहिए था वहाँ पर कि जो मोतिहारी में 2014 में वो कहा कर गए थे कि अगली बार आऊँगा तो यहाँ ये चीनी मिल की चीनी से बनी हुई चाय पीऊँगा। किसी गोदी मीडिया ने ये सवाल उनसे नहीं पूछा, मोदी जी ने कोई कुछ नहीं कहा। 2014 के बाद कई चुनाव निकल गए, अब सामने में बिहार का चुनाव है, लोकसभा चुनाव तो पीछे चला ही गया जी। तो इन सवालों का कोई जवाब देने के बदले में मोदी जी
कोई ठोस बात करने के बदले में इस तरह की जुमलेबाजी करते नजर आए। अब एक चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आज ही एक सर्वे रिपोर्ट बिहार में पेश की गई है। उस रिपोर्ट में ये है कि एक संस्था है नैक्टो TCM, उसने बिहार में दलित समुदाय का दलितों के द्वारा सबसे बड़ा सर्वेक्षण करने का दावा किया है। उसका सैंपल साइज भी अच्छा खासा है और लगभग ये कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल, भोजपुर, चंपारण और मगध के इलाके में ये सर्वे किया गया है, जिसमें 49 विधानसभा क्षेत्रों को लिया गया है। अब उसका निष्कर्ष कुछ महत्वपूर्ण 2-4 मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें जो दलित समुदाय है उसमें महागठबंधन को बढ़त जो है वो इस तरह से है कि 46.13% जो है उसको महागठबंधन को बढ़त है और NDA को 31.93, और उसमें जो उसका फ्रैक्शन बताता हूँ, कोसी में 72.33 और भोजपुर में 53.75। ये महागठबंधन की स्थिति है जो दलितों के, और ये सर्वे करवाया गया है दलितों के बीच, दलितों के द्वारा, क्योंकि ये माना जाता है कि खासकर दलित समुदाय के लोग अगर उनके बीच के लोग जाते हैं तो खुलकर के ये बातें वो रखते हैं। जी। और 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में महागठबंधन का वोट शेयर जो है वो 0.19 बढ़ा है और उसमें जबकि NDA का वोट परसेंट जो है 4.6% घटा है। ये बहुत ही अलार्मिंग है। दूसरा कि चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उससे पूछा गया, क्योंकि अंतिम में सवाल इन्होंने ऐड ऑन किया, बीच में सर्वे में तो कोई छेड़छाड़ किया नहीं जाता है, लेकिन जब सर्वे खत्म हो रहा था तो अंतिम दिनों में जो SIR वाला था उसमें 52% से अधिक लोग, अब बाद में वो 72% लोगों ने कहा कि हमको हमारे मताधिकार छीने जाने का खतरा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके लाडले मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी की दलितों में, नीतीश जी का दलितों के भीतर समर्थन घटा है और ये इसमें सबसे जो मजबूत स्थिति जिसके बीच में मानी जाती थी वो पासवान बिरादरी के बारे में आता हूं। उस पे हेमंत जी उस पे करेंगे बात, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी। प्लीज माफी चाहता हूं, लंबी बात हो जाएगी, रुकिए थोड़ा, क्योंकि साकिब जी भी जुड़ गए हैं, जरा उनके पास आऊंगा और उधर मोतिहारी में क्या हुआ है वो जरा समझता हूं। सुनील शुक्ला जी भी हैं, आप तमाम साथी हैं, आप सबके पास आता हूं माफी के साथ। साकिब जी जरा ये बताइए कि आखिर मोतिहारी में ये कुर्सियां कैसे टूटी? विजुअल्स काफी आ रहे हैं, आखिर मार पिटाई हुई आपस में या कुछ और हुआ है? वहां हुआ क्या है? सभी साथियों को नमस्कार। राजीव भाई, देखिए, कुर्सियां टूटने, कुर्सियां चलने की खबर तो आई, कई वीडियोस भी आए हैं। मोतिहारी में मेरे अपने कुछ लोग भी हैं, उन्होंने भी भेजे हैं मुझे वो वीडियोस कि देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये पहली बार हुआ है जब पूरा मोतिहारी शहर चौक कर दिया गया था, बैरिकेडिंग वगैरह बहुत तगड़ी लगी हुई थी, स्कूल बंद कर दिए गए थे तमाम। कुर्सियां चली क्यों है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ कुछ और जो विजुअल्स आए हैं वो महिलाएं, जब मोदी जी का भाषण भी नहीं शुरू हुआ था तो मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोग वहां से निकल के जा रहे थे वापिस, और वहां लोगों ने पूछा है उनसे कि भाई आप तो अभी तो मोदी जी का भाषण शुरू भी नहीं हुआ है, आप जा क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि बहुत गर्मी है और हम लोगों को सुबह 6 बजे 6:30 बजे से बुला के रखा गया है। 6 बजे ही बोला गया था पहुंच जाने के लिए, और अभी देखिए 12-1 बज रहा है दिन, ना कुछ खाना है, ना पीना है, ना बैठने का ये है। बहुत ही मिसमैनेजमेंट था। अब उसमें 1-2 भक्त भी थे, उन भक्तों की तरफ से ये आया कि मोदी जी ये किए वो किए, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है कि बहुत सारी महिलाओं को बोल करके ये लाया गया था कि खाना पीना सब मिलेगा, दिहाड़ी भी मिलेगा, जो आमतौर पर मोदी जी की सभाओं में आजकल हो रहा है वो आपको दिखाई दिया है। लेकिन ये कुर्सी चलना, कुर्सियां टूटना, और बुरी तरह से कुर्सियां टूटी हैं। टेंट वाले को पता नहीं भाजपा वाले पैसा देंगे भी कि नहीं देंगे उन टूटी हुई कुर्सियों का, या उसको राष्ट्रहित में जो है समाहित कर दिया जाएगा कि देखो राष्ट्र के लिए इतना सा त्याग तो तुमको करना ही पड़ेगा। टेंट वाले से हो सकता है ये भी कहा जाए। तो ये हालत रही है। और अब बताइए कि लोगों ने इसको इस तरह से, आज जो उन्होंने जुमला किया फेंका है, मौ से मुंबई और मौ से मोतिहारी, पौ से पटना, पौ से पुणे, तो मतलब लोगों को ये समझ में आया कि ये सिर्फ जो है आके जुमलेबाजी करते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण चर्चा ये जरूरी है कि आज कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से एक जगह पर
फीकी चाय की दुकान स्टॉल लगाया गया था प्रतिरोध करने के लिए, और उसमें बाकायदा बैनर्स टंगे हुए थे कि का मोदी जी चीनी मिल चालू करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, कि हम लोग फीकी ही चाय पिए। और बाकायदा वहां पर फीकी चाय बांटी जा रही थी आते हुए जाते हुए लोगों को। उसकी भी चर्चा है खबरों में। तो ये बड़ा रोचक रहा है आज, क्योंकि जनता को ये बार बार जो है दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो है आते हैं और जुमले फेंक करके चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या है कि जब ये 2014 में आए थे तो इन्होंने कहा था कि चीनी मिल खुलवा देंगे, और अभी ये स्थिति है कि खबरें बार बार आती रहती हैं कि उन चीनी मिलों की जमीनें जो है भाजपा नेता कब्जा रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, इस तरह की बातें आती रहती हैं। चीनी मिल खुलेगा क्या? जो कुछ चीनी मिल का असेट है उसकी भी बंदरबांट जो है सरकारी संरक्षण में हो रही है, वहां रिहायशी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, इस तरह की बातें बार बार उठती हैं, खबरों में आती हैं, लेकिन उसकी कोई जो है पुष्ट यानी प्रमाणिकता मैं नहीं कह सकता हूं इन खबरों में, लेकिन चर्चा जरूर होती है, क्योंकि मोतिहारी में मेरा आना जाना रहता है, मेरे अपने भी लोग हैं मोतिहारी में, तो वहां अक्सर ये बातें उठती हैं। तो आज उसको मुद्दा बनाने की कोशिश भी किया है जनवादी संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं जी, दोबारा आपके पास आता हूं। जरा सुनील शुक्ला जी के पास चले, जरा सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं। बिहार और उसमें भी नरेंद्र मोदी की एंट्री आज हो गई है एक अंतराल के बाद। नरेंद्र मोदी की एंट्री बिहार में, SIR का काम इधर चुनाव आयोग कह रहा है कि लगभग हमने पूरा कर लिया है। इस बीच एक जो सर्वे आया है उस पर भी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे साथी हेमंत कुमार जी, और उसको डिटेल चर्चा उस पर भी करेंगे हम बाद में। लेकिन सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन की कल मीटिंग भी है, SIR का काम लगभग पूरा होने को है, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी का पदार्पण। लेकिन मोदी जी नीतीश बाबू को CM कैंडिडेट के रूप में यहां एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। क्या मायने इसके? क्या नीतीश बाबू जो कह रहे हैं कि खड़े होकर नमन कीजिए नरेंद्र मोदी का, नीतीश बाबू अभी भी नमन करने में लगे हुए होंगे, या कुछ और अंदर खाने चल रहा है, या ये लग रहा है बीजेपी को भी और नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार खासकर उनको, कि अब तो मैदान जो है वो यानी जमीन खिसक चुकी है, ये माना जाए? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी ने कब यह छिपाया है कि वह नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है? उसने कब यह छिपाया है कि वह भारतीय जनता पार्टी अपने बूते बिहार में सरकार बनाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ने कब यह छिपाया है कि वह क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है? कभी नहीं उसने छिपाया। जेपी नड्डा साहब कह चुके हैं कि आने वाले दिन को राष्ट्रीय दलों के होंगे, और उसी बिहार में जाकर उन्होंने कहा है। क्यों लोग भूल जाते हैं इस बात को? विजय कुमार सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता कह चुके हैं कि हमको बिहार में अपनी सरकार बनानी है, और क्या वो अपनी सरकार का लक्ष्य बिना नीतीश कुमार को कमजोर किए पा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति में कभी भी नीतीश कुमार जी को ताकतवर बनाने की रणनीति कभी नहीं रही है, वो आज भी है। जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जो बात वहां कर रहे हैं, देखिए आप 11 सालों तक केंद्र की सत्ता में रहने के बाद और 20 सालों तक बिहार में सत्ता में रहने के बाद भविष्य के सपनों की बात करने की जरूरत नहीं है। अब इससे काम नहीं चलने वाला है कि गया जी को आप गुरुग्राम बनाना चाहते हैं जी, आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि पटना को आप पुणे बनाना चाहते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी पूरे देश भर में, ये 100 स्मार्ट सिटी में से कितने बिहार में बन गए, ये बताना पड़ेगा आपको। आपको ये बताना पड़ेगा कि मोतिहारी को मुंबई बनाइए चाहे मत बनाइए, मोतिहारी के चीनी मिल को जो आपने शुरू करने की बात कही थी उसका क्या हुआ। आपको यह बताना पड़ेगा कि दरभंगा में जो आपने एम्स बनाने की बात कही थी, तो आपने कहा था शुरू हो गया, उसकी स्थिति क्या बनी। अब आपको अपने किए गए कार्यों का हिसाब देना है। आपको यह बताना पड़ेगा कि चंदन मिश्रा के अस्पताल में हत्या कैसे हो गई, जंगल राज वापस कैसे आ गया। जंगल राज तो बिहार की जनता ने लालू यादव के साथ खत्म कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती रही है। क्या 20 साल तक नीतीश कुमार के राज्य भी वो जंगल राज ही है? खेमका साहब की हत्या हो जाएगी, उनके बेटे की हत्या हो जाएगी, अस्पताल में किसी अन्य व्यक्ति होता है, और यह बात राजधानी पटना की हो रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो कल का नक्सल प्रभावित इलाका था वहां हो रहा है। अब जंगल राज के बारे में आप बताइए कि जंगल राज लौट के आ गया। जंगल राज, आज का जंगल राज उस जंगल राज से ज्यादा कठोर स्थिति में आ गया है, ज्यादा परपीड़क है, ये ज्यादा आपराधिक स्थितियों को बढ़ावा दे रहा है। बताना आपको ये पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते हैं।
और अगर आप इसकी बात कीजिए निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग ने अपने आंकड़ों में ही क्या कहा, वो ये कह रहा है कि लगभग 37 लाख लोग ऐसे हैं, या तो इसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, लगभग 17 लाख ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट हो गए हैं, 7,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो ट्रेसेबल नहीं है जी। अब आप ये संख्या हो गई 37 लाख के आसपास। 37 लाख लोगों में अब आप ये क्या कहना है कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को यह सूचना दे दी है और उनके राजनीतिक दलों के जो बीएलओ हैं, मैंने बूथ स्तर पर काम करने वाले उनके स्वयं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, वह इन लोगों के बारे में आवेदन पत्र, इनका फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक, 37 लाख लोगों को तलाश करना है 1.5 लाख लोगों, और इन 1.5 लाख लोगों को प्रतिदिन केवल 50 फॉर्म जमा करने का अधिकार दिया गया है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा। तब ये 1.5 लाख लोग 50 लोगों के हिसाब से कितने दिनों में फॉर्म जमा कर पाएंगे? क्या जो समय अवधि निर्वाचन आयोग ने रखी है उस समय अवधि के में पूरा हो जाएगा? किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन आयोग खुद इस बात को कर रहा कि उनके नहीं है, ये इन 37 लाख लोगों के बारे में उन जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनको पता करना है जी। ये पता करके उनके फॉर्म वो जमा कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन एक कार्यकर्ता यानी 1.5 लाख कार्यकर्ता प्रतिदिन केवल 50 लोगों का फॉर्म जमा कर सकता है जी। कैसे कर लेंगे आप? सवाल इस बात का। और दूसरी चीज की, अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को ही करना है तो किन कार्यकर्ताओं को आप मानेंगे, किन का आप नहीं मानेंगे? यह जो बीएलओ है, बूथ लेवल अफसर है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही? उसके माध्यम से क्यों नहीं इसको जमा करवा रहा है? तो यह जो एसआईआर की स्थितियां हो, एसआई जो इसके नाम पर जिस तरह का मजाक आपने बना दिया है कि यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है नागरिकों के ऊपर। यह जिम्मेदारी तो नागरिकों के ऊपर कभी नहीं थी। अब आप बार्डर साहब के बारे में बात बताइए, बार्डर साहब के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? ये घटना कब की है? सुनील जी जरा रोकना चाहूंगा आपको, सुनील जी जरा रोकना चाहूंगा। ये जो हमारे आपके बीच जो विजुअल चल रहा है, ये विजुअल मोतिहारी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस विजुअल को, आरजेडी ने इस विजुअल को शेयर किया है और लिखते हुए ट्विटर पे लिख रहा है राष्ट्रीय जनता दल कि मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जो दिख रहा है काला झंडा दिखाए गए। 20 साल से बिहार में युवाओं के हितों की भारी अनदेखी हो रही है। 80% युवा बेरोजगार हैं, उनके पास आय और रोजगार के पर्याप्त साधन संसाधन नहीं हैं। इसके बावजूद निकम्मी सरकार का ध्यान केवल बिहार वासियों को झूठे वादों से भ्रमित कर कुर्सी हथियाने और इसके लिए गरीब बिहार वासियों का मतदान करने का अधिकार छीनने पर ही है। यह बात यहां राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर है, एक्स हैंडल पर, और इस विजुअल के साथ जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और यहीं पर शायद ये काले झंडे दिखाना और उसके बाद जो तोड़फोड़ की घटना हुई है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। तो ये घटनाक्रम प्रधानमंत्री का आज बिहार, ये जो आप देखिए काले झंडे, काले कपड़े जो भी है वो दिखाया जा रहा है। ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन यहां पर नरेंद्र मोदी के सामने और इसके बाद वहां तोड़फोड़ की घटना, ये बिहार का क्रम है। लेकिन गया जी से लेकर गुरुग्राम तक और पुणे से लेकर पटना तक और मोतिहारी से लेकर मुंबई तक का की तुकबंदी करने वाले नरेंद्र मोदी, म से मुंबई म से मोदी तक जो हम यहां तुकबंदियों पे आ रहे हैं। लेकिन सीरियसली देखा जाए तो बिहार की परिस्थिति इस बार थोड़ा चेंज दिखाई दे रही है। वाड्रा जी पे अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपसे इस पे कमेंट जरूर चाहूंगा सुनील जी कि ये एक चेंज बिहार में चेंज दिख रहा है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अगर मोतिहारी मुंबई बन चुका होता या मुंबई का 50वां हिस्सा ही बन गया होता तो यह प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं थी। अगर गया जी गुरुग्राम की स्थिति में आ गया होता, 50% भी आ गया होता तो इसकी स्थिति नहीं होती, आपकी बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप बिहार में जितने लक्ष्य रखे थे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, फिर आपको गया जी को गुरुग्राम की बातें नहीं करने की आवश्यकता पड़ती। आप उन शहरों का नाम गिनाते कि इन शहरों का हमने विकास कर दिया। आप इनको देखिए, आपने यह स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी परियोजना खत्म होगी। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक शहर का नाम नहीं ले सकते हैं जहां नागरिक सुविधाएं बेहतर हो गई। एक पानी बरस जाता है, पूरे शहर में जलप्लावन की स्थिति आ जाती है। क्या किया है आपने? कहाँ आपने नागरिक सुविधाएं बना दी, कहाँ आपने शिक्षा के स्तर बेहतर कर दिए, कहाँ आपने स्वास्थ्य का स्तर आपने बेहतर कर दिया, कहाँ ऐसे उद्योग आपने लगा दिए कि लोग रोजगार के अवसर बढ़ गए, क्या कर दिया आपने? आप
आज आपको 11 सालों के बाद यह बताना पड़ेगा कि वो कौन सा शहर है जो गुरुग्राम बन गया। गया जी को गुरुग्राम बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत कर दी, ये आपको कोई प्रदर्शन नहीं करता। पूरा का पूरा मोतिहारी का यह सभा स्थल आपकी जय जयकार कर रहा होता। आपने पिछले 20 वर्षों में और केंद्र की 11 सालों की सरकार में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए हैं। बाढ़ जो कोसी का इलाका है, उसे बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए आपने क्या किया? जल संचयन की स्थिति को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? आज बिजली मुफ्त करने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, अब तक क्या कर रहे थे वो? और बिजली का उत्पादन, बिजली का वितरण, बिजली की उपलब्धता, बिजली का वितरण व्यवस्था वो कितनी बेहतर आपने कर दिया बिहार में। आपको इसकी बात करनी पड़ेगी। 20 सालों के बाद आप वही आका आश्वासन देते रहेंगे और लोग उसको मान जाएंगे। ये प्रदर्शन नहीं होगा। आपका जो कोई भी नारा है, इन नारों से काम नहीं चलने वाला है। अब यह जो दौर है वह दौर यह है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि हमने ये काम कर दिए हैं। बिहार में पलायन को अब देखिए एक ट्वीट और है, ये देखिए मुकेश सहनी हैं और इन्होंने इस विजुअल के साथ ट्वीट किया। जरा उस विजुअल को भी, इसमें साफ साफ कह रहे हैं मोतिहारी में कि 500 रुपये देकर हम आए हैं, मतलब हमको 500 रुपया दिया गया है कि चूंकि किसी और चैनल की रिपोर्ट है इसलिए इसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं मुकेश सहनी कि जनता आई नहीं, 500 रुपया देकर लाई गई है। ये बात मुकेश सहनी चूंकि अभी महागठबंधन में हैं लेकिन पहले वो उधर थे, और मुकेश सहनी और आप याद कीजिए कि उनके साथ तेजस्वी यादव, मछली वाली कहानी चली थी लोकसभा चुनाव के समय, लेकिन अब मटन की कहानी चल रही है उसी बिहार में। चलिए मटन और मछली पे नहीं जाएंगे जी। यह बहुत एक लाइन, यह बहुत अविश्वसनीय नहीं है राजीव जी। जिस राज्य में 50% से अधिक जनता अपना मताधिकार बचाने में लगी हुई हो, वो किसी सभा में चली जाएगी? किस तरह की बात कर रहे हैं? सहनी साहब को ऐसी बात नहीं कर रहे जो खुफिया बात रह गई हो। यह बिहार में बाकायदे सड़कों पर दिख रहा है। आज बिहार की जनता अपने रोजी रोजगार बचाने, उद्योग को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ी हुई है। वो लगे कि मेरा जो मताधिकार मिला हुआ संविधान से वो बचा रहे। इस भी वर्ष में आप सभाओं में लोगों को लेकर चले जाएंगे और लोग उत्साह के साथ जाएंगे, ये संभव नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। जरा अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। मटन की पार्टी, मछली पार्टी, उसके बाद मुंबई, बंगलुरु और गया जी और गुरुग्राम, क्या क्या हो गया, पुणे, पटना, सब कुछ हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी को मिला क्या मोतिहारी से? राजीव जी, काले झंडे मिले और कुर्सियां तोड़ी गई है। खबर जो आ रही है वो ये है कि काले झंडे दिखाए गए हैं और काले झंडे दिखाने के दौरान ही कुर्सियां जो है तोड़ी गई हैं। ये खबरें आ रही हैं और एक निजी समाचार चैनल है उसने बाकायदा पूरी फुटेज जारी की कुर्सियां तोड़ने की भी और काले झंडे दिखाए जाने की भी। लेकिन प्रधानमंत्री जब वो माँ से माँ मिला रहे थे और बा से पा मिला रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तुकबंदी शब्द कहना भूल गए, लेकिन वो विजुअल जारी हो गया माँ से माँ मिलने का। मोदी और मिश्रा, मोदी जी के बगल में जीवेश कुमार मिश्रा बैठे हुए थे और वो जीवेश कुमार मिश्रा वही है जो बिहार में मंत्री हो, जिनकी दवाइयों की फैक्ट्री और नकली दवाइयां बनाने के आरोप में सजा हुई है, ऐसा बताया जाता है राजस्थान के किसी कोर्ट में। तो वो जीवेश मिश्रा जी जो थे वो मोदी जी के बिल्कुल बगल में बैठे थे। तो मुंबई से और जो मिला रहे थे प्रधानमंत्री जी तो जो थे मोतिहारी की, तो वहीं जो थे वो मोदी से मिश्रा जी भी मिला देना चाहिए था, ये उनको करना चाहिए था, शायद भूल गए मोदी जी। कुल मिला के राजीव जी मसला यही है कि विरोध शुरू हो चुका है और जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो SIR कराया जा रहा है इसका जो खमियाजा है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो गुस्सा लोगों में अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मोतिहारी की सभा में उनके खिलाफ जो इस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, काले झंडे दिखाए गए हैं, कुर्सियां तोड़ी गई हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि मोदी जी के खिलाफ अब बिहार में हवा तेज बह रही है। अब मोदी जी इसको कितना रोक पाते हैं और कितना क्या कर पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि फिलहाल दिख रहा है कि हवा जो है वो मोदी जी के पक्ष में नहीं है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब जरा आपसे समझो कि क्या यहां अब जरा विपक्ष की तरफ आते हैं जिनकी कल बैठक होने वाली है, यानी इंडिया गठबंधन बैठक, ऑनलाइन बैठक। लेकिन चलिए सब लोग मिल रहे हैं, इसमें से एक पार्टी निकल गई है, लेकिन TMC इस बैठक में आ रही है। कितनी अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन के खाते में यहां दिखाई देती है?
की बात करें उससे पहले एक आज की बहुत खूबसूरत तस्वीर और है, उसका जिक्र शायद हम लोगों से छूट रहा है। बिहार के एक मंत्री जो नकली दवाओं के मामले में अभी अभी सजा याफ्ता हुए हमारे बिहार के साथी, उनका नाम याद दिला देंगे, वे भी प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर मौजूद थे। तो जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े बोल बोलते हैं, उनके साथ मंच पर एक ऐसा मंत्री मौजूद था जिससे बाकायदा अदालत ने सजा दी है। अगर संभव हो तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा सकें, ट्विटर पर मौजूद है। अब बात करते हैं विपक्ष की। देखिए, विपक्ष दूध का जला इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है जी। खास तौर से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में सारी सकारात्मक संभावनाओं के होते हुए जीत हासिल नहीं हुई, उससे विपक्ष ने कई तरह के सबक सीखे। सबसे बड़ा सबक उसमें है मतदाता सूचियों और मतदाताओं के सारे मामले पर नजर रखने। इस मामले में निश्चित तौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा में विपक्ष ने वैसी सतर्कता नहीं बरती थी। इसलिए अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में इतने फीसदी वोट पड़ गए, देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र में इतने इतने वोट बढ़े, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां तो 90 बूथ पर न जाने कितने प्रतिशत वोट बढ़ गए थे, 94 में से 90 बूथ पर बीजेपी जीती। ये सब चीजें बाद की। इस बार विपक्ष जो कवायद कर रहा है, जिसमें खास तौर से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है, उस मुद्दे को जिस तरह समानांतर मीडिया के हमारे साथियों ने, आपने, हम सब ने मुद्दा बनाया और उसके बाद विपक्ष कूदा है खुलकर उसमें। अब राहुल गांधी और विपक्ष के बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स के खोजी खबरों के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। ये भी पहली बार हो रहा है, क्योंकि उनका काम मीडिया ने किया है, तो अब वे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई लड़ने मैदान में आए। अंतिम तौर पर जब इन मतदाता सूचियों का, ये फोटो स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख लें, ये मंत्री महोदय हैं जिनको अदालत ने बाकायदा सजा दी है और प्रधानमंत्री के साथ नमूदार हो गए। तो विपक्ष की संभावनाएं फिलहाल बिहार में अच्छी दिखाई दे रही हैं, बशर्ते सीटों के बंटवारे के समय ये एकता बनी रहे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच की जो केमिस्ट्री है वो यथावत रहे। दोनों पार्टियां सीटों का बंटवारा आपसी सामंजस्य कर पाए, बहुत ज्यादा बगावत न हो, बागी लोग मैदान में न हो। ये कई चुनौतियां हैं जो चुनाव पास आते आते विपक्ष के सामने होगी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे तोड़फोड़ की, जो हमेशा हर जगह करते हैं, पर बिहार में खास तौर से लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस और उनके गठबंधन के जो वामपंथी सहयोगी हैं, वे एकजुट हैं और लगता नहीं है कि मोदी शाह उसमें सेंध लगा पाए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत जी को स्क्रीन पे ले आए। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ, और जो बैठक है, जो फिजिकल अगर बैठक होती, ऑफलाइन बैठक होती तो शायद ज्यादा प्रभावशाली होती, ऐसा माना जाए, या ऑनलाइन काफी है? और उसमें भी इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी का बाहर होना, इसके क्या मायने, वो भी बिहार चुनाव से पहले? आम आदमी पार्टी बाहर तो आज गई है, लेकिन उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में और इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल नहीं लड़ेंगे। ये तो टेक्निकली वो बाहर हो गए, जो उसकी औपचारिक घोषणा आज उन्होंने की है। हरियाणा में भी वो चुनाव लड़े थे, पंजाब में तो दोनों पार्टियां अलग ही अलग हैं, गुजरात में भी चुनाव लड़े थे वो। तो लोकसभा के इलेक्शन में ही केवल उनका एक साझा कार्यक्रम था, उसके अलावा वो इंडिया गठबंधन में है नहीं। दूसरा कि इंडिया गठबंधन जो है वो वह एक जैसे विचार वाली पार्टियों का गठबंधन है। उसमें आम आदमी पार्टी जरूर कुछ एक डायलेमा में होगी कुछ, कि इनके साथ कितना दूर तक चला जाए, क्योंकि अभी जैसा आप कह रहे थे कि वहाँ पे ओवैसी भी हैं, वहाँ पे प्रशांत किशोर भी हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी है, और ये भी अपनी
गठबंधन बनाए या अलग अलग लड़े, लेकिन काम एक ही करेंगे सारे लोग। दूसरा चीज कि जो बिहार में अभी हो रहा है, आज 2 लेख आए बड़े इंपॉर्टेंट अखबारों में। एक अशोक लवासा का लेख है जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त है, और एक ओपी रावत साहब का लेख है जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और इन दोनों मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बहुत गंभीर सवाल इलेक्शन कमीशन के मंशा पर, उसके कानूनी दायरे पर, और ये जो SIR चल रहा है उसके ऊपर उठाए हैं। अब सवाल ये कि बिहार में अब जो हो रहा है, तो चुनाव आयोग ने तो और बीजेपी ने मिलकर अगर ये कोई जुगलबंदी रही होगी पर्दे के पीछे की, तो उन्होंने तो इंडिया गठबंधन को गिफ्ट कर दिया है बिहार। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस SIR के जरिए बहुत सारे मतदाता, आप मुस्लिम मतदाता, दलित, OBC आप छांट दोगे जो पारंपरिक तौर पे बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, अगर यही करना है, और ये हो सकता है कि हो भी जाए, और तमाम लोग आप फर्जी मतदाता भी जोड़ दोगे, मान लो कि ऐसे अनआइडेंटिफाइड मतदाता जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक्सरसाइज चल रही है वो इतने लोगों को नाराज कर देगी, इतने लोगों को नाराज कर दिया है कि जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं वो इससे नाराज हो जाएंगे। तो आपने पूरे बिहार को नाराज कर दिया है। उसके बाद आप माँ कहें, पा कहें, जा कहें, कोई तो बंदी चलाएं वहाँ पे, वो काम नहीं आएगी। तो अभी इंडिया गठबंधन को वहाँ पे एक उन्होंने बंद किया, बहुत कामयाब था। बाकी हम काले झंडे देख रहे हैं, तो वो अपने आप में एक्सप्रेशन है कि बिहार में क्या चल रहा है। तो नुकसान होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है जिस तरीके की इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है, और होना इसमें कुछ नहीं है। आप याद कीजिए कि नोटबंदी में ये कहा गया था कि नकली नोट बहुत है, काउंटरफीट करेंसी है, नकली जाली नोट की वजह से नोटबंदी की जा रही है। कितने कुल की नोटबंदी की गई? 15 लाख करोड़ की जी। कितने जाली नोट मिले? 245 करोड़। इसका तो प्रतिशत भी आप नहीं निकाल पाएंगे कि कितने दशमलव लगेंगे उसके परसेंट में। तो ऐसी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे हो रही है कि आपने कहा कि विदेशी नागरिक, और अभी आप 36,86,000 लोगों का नाम बता रहे हैं कि जिनको जो बाहर है, उसमें कोई 10-12 लाख लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। बिल्कुल। तो इनमें सारे जो लोग हैं उसमें विदेशी कहाँ है कोई जो लोग बाहर गए? जी, खोजते हैं हम लोग, खोजेंगे विदेशी। पूछना पड़ेगा केंद्रीय चुनाव आयोग से कि ये विदेशी की बात कैसे आई, जिसमें बर्मीज़ यानी म्यांमार के लोग, बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग, इन सब का जिक्र कैसे आया। और बिहार चूँकि लगा हुआ है इन सब देशों से, इसलिए भी। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक तस्वीर, और अभी विजुअल देख रहे थे हम, और वो फीकी चाय वाली तस्वीर थी। कांग्रेस पार्टी के लोग और फराह शाकिब जी उसका जिक्र कर भी रहे थे। ज़रा उस विजुअल को ले आइए, उस वीडियो को ले आइए, कह क्या रहे हैं ज़रा सुन लेते हैं। फिर जल्दी से फराह जी आपके पास आता हूँ, फिर हेमंत जी के पास आना है। आप तमाम साथियों जल्दी, समय कम है इसलिए। आज शहर के गांधी चौक पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। आपको बता दे कि 2014 में यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी रैली में उन्होंने चंपारण के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चंपारण के सौगात में यहाँ के चीनी मिल चालू कराएंगे, और यहीं के चीनी से दोबारा आएंगे तो यह के चीनी मिल से चीनी से चाय पीकर जाएंगे। आपको बता दे कि लगातार उनका 5वां बार हो गया चंपारण के कर्म भूमि पर।
लेकिन उन्होंने चीनी मिल का जिक्र नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस शहरवासियों को फिक्के चाय पिलाकर उनको स्वागत कर रही है। साथियों, चंपारण के कर्म भूमि पर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह रहे थे। साकिब जी, ये 2 करोड़ रोजगार युवाओं की बात, यहां राजनीति दूसरी, चाय फीकी चाय, क्या चल रहा है आखिर? आवाज नहीं आ रही है साकिब जी की। अनम्यूट कीजिए साकिब जी। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलिए दोबारा, आवाज नहीं आ रही आपकी। लेकिन हेमंत जी, सवाल एक दूसरा आपके पास लेके आ रहा हूं। सवाल यह है कि 35 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, ये घोषित तौर पे, ऐलानिया तौर पे बोल रहा है चुनाव आयोग। उसके बाद कल हम लोग कह रहे थे कि 3 दिन से यही आंकड़ा दे रहा है चुनाव आयोग, तो आज 1 लाख से 1.25 लाख बढ़ा दिए। लेकिन अभी तक अगर आपके पास फाइनल डाटा नहीं है, आप सोचिए, हम और आप ये काम कर रहे हैं, हमारे पास फाइनल डाटा नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि नाम कट गए इतने लोगों के नाम? अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, आप फॉर्म आप दिए और फॉर्म जमा करना है। इसमें से अभी भी लगभग 6% फॉर्म नहीं आया, 94-95% ही काम हुआ है। ये है आंकड़े। और इसमें अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि 36,86,971 लोगों के नाम कट गए हैं, तो ये आश्चर्यजनक है। गणित के स्टूडेंट हम लोग भी रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा हो, हमारे तमाम आप पैनलिस्ट साथियों को समझ में आ रहा हो, तो मुझे बताइए कि आज जबकि आंकड़े फाइनल नहीं हैं, आपने 36,86,971 मतदाताओं के नाम काटने का दावा कैसे कर दिया? यहां कैसे हो सकता है, जरा बता दें, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हेमंत जी की आवाज। राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ अभी सामने आ रहा है, जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, तो उसमें जो एक फुलवारी शरीफ का जो फर्जीवाड़ा आया, जहां मैं बैठा हुआ हूं, हमसे बहुत ही नज़दीक है वो इलाका, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में 50-60 BLO बैठ करके एक तरफ वोटर लिस्ट और दूसरी तरफ वो गणना प्रपत्र रख करके उसको वोटर लिस्ट में नाम देख करके लगातार धक्का-धक भर रहे थे और उसमें दस्तखत किए जा रहे थे, वो पकड़ाया। उसके बाद जिला प्रशासन ने उसके बचाव में प्रेस नोट जारी किया कि ये उसमें रिसीविंग पर दस्तखत किया जा रहा था, जबकि वो सीधा कैमरा में दिखाई दे रहा है कि मतदाता के हस्ताक्षर का जहाँ जगह है वहाँ पर किया जा रहा था। तो सवाल उठता है कि जब इस तरह का सर्वेक्षण हो रहा है, तो कौन मतदाता उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, वो कहीं विस्थापित हो गया, वो मर गया, या उसका डबल नाम है, ये सब कैसे तय हो रहा है? बुनियादी सवाल ये है कि ये चीज़ें तय कैसे हो रही है। और चुनाव आयोग के पूरे इस एक्सरसाइज पर जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, आश्चर्य की बात है कि जिस जिले में भी इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उस जिले का जो DM है वो एक प्रेस नोट जारी करके और कहता है कि ये खबर गलत है। अभी जैसे दरभंगा का जारी हुआ, वहाँ एक भाजपा की महिला नेता जो जिलाध्यक्ष बताई जाती है, वहाँ की महिला भाजपा की, वो BLO के साथ बैठ करके वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी कर रही थी। जब उसको रोका गया तो उसने कहा कि मैं समाज सेवा करने के लिए यहाँ हूँ। और जिला प्रशासन ने क्या प्रेस नोट जारी किया कि ये फलानी है, इनका नाम फलाना है, ये फलाने बूथ की वोटर हैं, और ये अपना फॉर्म जमा करने गई थी। वो महिला खुद नहीं कह रही कि हम फॉर्म जमा करने आए हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपने कम्युनिटी में कह रहा है कि वो तो फॉर्म जमा करने गई थी और उनको बेवजह बदनाम किया जा रहा है। उस महिला ने जो सफाई दी और जिला प्रशासन ने जो सफाई दी, तो समझ लीजिए कि जो फर्जीवाड़ा है इलेक्शन कमीशन का SIR के नाम पर, उसको किस तरह से सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से उसको अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो भी कह रहे हैं कि 36 लाख लोग नहीं पाए गए, उसमें कुछ मर गए, मिसप्लेस हो गए, उनका कोई अता पता नहीं है, तो ये सब कहने का आधार क्या है? ये वाजिब सवाल आपने उठाया कि आखिरकार ये किस आधार पर कह रहे हैं कि इतने लोग नहीं मिले। ये पूरे बिहार में जो चीज़ें अखबार के जरिए
जो यूट्यूबरों के जरिए और खास करके अजीत अंजुम ने जिस तरह का जो ये दिखाया है सब जगह से, और उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। आज तो उसको लेकर के यहाँ पर सीपीआईएम ने बड़ा प्रदर्शन किया है कि पत्रकारों को डराना धमकाना बंद कीजिए और एफआईआर को रद्द करवाइए, और चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन सवालों को चुनाव आयोग को उनका जवाब देना चाहिए, और एसआईआर के एक्सरसाइज को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। ये तो अब तो सबको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें मनमानी इस स्तर पर होगी कि जिसका नाम मन करेगा वो काटेंगे, और ये तो लेकर जो इन्होंने जो जारी किया है साफ साफ लग रहा है कि तैयारी पहले से करके इन्होंने रखी हुई है कि किसको काटना है किसको हटाना है। तो ये एक तरह से ऐसा चुनाव का मॉडल लेकर के आ रहे हैं जिसमें इलेक्शन तो होगा लेकिन वोट बीजेपी को ही पड़ेगा और चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, ये मॉडल लेकर के आ रहे हैं। आप बताइए, आपको याद होगा कि चंडीगढ़ कब में क्या हुआ था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में, अनिल मसीह, उस मॉडल को देखिए, उसको याद कीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद क्या हुआ था, वहां पर वोटरों को वहां पर्टिकुलर जो वोटर थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर होते हैं उनको पटा लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया कि नहीं हम चुनाव नहीं करवाएंगे, जो चुनाव हुआ है उसके वोटों की गिनती के आधार पर निर्णय दे दिया गया, तब वहां विपक्ष जीता, और नहीं तो नहीं जीतता। उसके बाद लोकसभा चुनाव में खजुराहो, इंदौर और सूरत, ये जो मॉडल है ये चुनाव जीतने, ये बीजेपी का नया मॉडल है और इसके जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। इन्होंने हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में जो मॉडल अपनाया उस मॉडल के बाद एक नया मॉडल लेकर के आए हैं एसआईआर का मॉडल। ये मॉडल के जरिए बिहार जीतना चाहते हैं, तो इनका ये एक अस्थायी सरकार चाहते हैं और अस्थायी चुनाव जीतना चाहते हैं जिसमें वोट तो पड़ेगा, करने के लिए लोकतंत्र होगा, लेकिन चुनाव सिर्फ बीजेपी के पक्ष में जाएगा। आप वोट किसी को दीजिए लेकिन चुनी जाएगी बीजेपी, ये फार्मूला लेकर के आए हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है पूरा कॉम्प्रोमाइज है, और इस देश का इलेक्शन कमीशन जो इस देश के नागरिकों के लिए गर्व का विषय हुआ करता था, आज वह इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है और उसने चुनाव को फार्स बना दिया है। इस देश के चुनाव के सिस्टम को पूरी तरह से फार्स बना दिया है, और इसलिए अब तो मोदी जी से उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ आए हैं तो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। वो अभी भी कह रहे हैं कि नया बिहार, फिर एक बार नया बिहार, फिर एनडीए सरकार। अरे सपने देख राज कर रहे, बिहार के लोग सपने देखते रहे, सपने बेचते रहे हैं, आप सपने देखते रहिए। समय कम है इसलिए माफी चाहता हूँ। जल्दी से सुनील शुक्ला जी के पास। फर्राज साकिब जी, आवाज आ रही है मेरी? आपका आवाज आ रही है मेरी? जी, जल्दी से वो चीनी बेचने वाले लोगों की बात आप कर रहे थे। ये लोग कहाँ बेच रहे थे? बिना चीनी की चाय कहाँ बेच रहे हैं? ये मोतिहारी का गांधी चौक इलाका है, बिल्कुल शहर का एकदम हार्ट ऑफ द टाउन है ये। वहां से 50 मीटर की दूरी पर मेरी छोटी बहन का घर है, सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। तो वो वीडियो वहीं पर की है और सुबह से ही ये चल रहा था। अभी एक साथी, एक पैनलिस्ट जो है, आपने शायद सवाल किया था ललन सिंह की मटन पार्टी को भी लेके। मैंने कहा था कि ललन सिंह की मटन पार्टी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है, आप तमाम साथियों के साथ साझा कर दूंगा। मई 2023 की बात है। ललन सिंह ने, चूंकि ललन सिंह हमारे यहाँ से सांसद हैं, मुंगेर से सांसद हैं, तो और तब जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ महागठबंधन में हुआ करते थे। जनता दल यूनाइटेड तब महागठबंधन का हिस्सा थी। तो ललन सिंह जी ने मुंगेर में ऐसे ही मटन पार्टी का आयोजन किया था और लगभग काफी बड़ी संख्या में लोगों ने मटन और चावल का जो है आनंद लिया था। उसके बाद शाम होते होते जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, जो तत्कालीन विपक्ष के नेता हुआ करते थे बिहार विधानसभा में, विजय सिन्हा जी, उनका बयान आया था कि मुंगेर से हजारों कुत्ते गायब हो गए हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो है बहुत बड़ी संख्या में गायब हो गए हैं। तो इसको लेकर के बड़ा बवाल मचा था। तो कल मैंने कहा अपने कुछ मित्रों से कि भाई आप, विजय सिन्हा जी का इलाका है वो सूरजगढ़ा विधानसभा, अब विजय सिन्हा जी को वहां भी ढूंढवाना चाहिए स्ट्रीट डॉग्स के, वहां कुत्ते गायब हुए या वैसे ही है, उनकी संख्या वैसे ही है। अब सत्ता पक्ष में है वो, अब वो सत्ता पक्ष में, अब सत्ता पक्ष में आप कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन विजय सिन्हा ने कल बयान जो दिया है बहुत खतरनाक बयान है। एक मजे की बात राजीव भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ललन सिंह और विजय सिन्हा में अभी इस वक्त अंदर, मतलब 2-3 दिनों के अंदर में बहुत ज्यादा मनमुटाव है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिश्ते खराब हुए हैं। वो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सूरजगढ़ा जहां ये मटन पार्टी हुई है, वहां के एक विधायक हैं प्रहलाद यादव, और जीते थे राजद से। और जब नीतीश जी अभी पलटी मार के इधर आए जनवरी के महीने में, जनवरी 2024 में, जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक होते हुए एनडीए खेमे में बैठे हुए नजर आए थे। जो बिहार में 3 विधायक थे, एक अनंत सिंह की पत्नी थी,
एक आनंद मोहन के बेटे थे और एक के प्रहलाद यादव थे। प्रहलाद यादव को विजय सिन्हा लेकर के आए थे इस प्रलोभन में कि आपको भाजपा से हम टिकट दिलवा देंगे। अब ललन सिंह ने कह दिया है कि हम भाजपा मतलब ये जदयू की सीट है और जदयू ही यहाँ से लड़ेगी और लखीसराय के आतंक को किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रहलाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो इलाके का बहुत बड़ा बालू माफिया है। तो उसको लेकर के अब विजय सिन्हा तो उनको लेकर के आए थे यकीन दिला करके कि आपको हम भाजपा से टिकट दिलाएंगे। वो सीट लड़ी थी पिछली बार जदयू, अभी भी वो लड़ेगी जदयू। राजद तो उनको टिकट देने से रही। तो अब इसको लेकर के ललन सिंह और विजय सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि क्योंकि सूरजगढ़ जी जल्दी प्लीज जल्दी, समय कम है जी। या सूरजगढ़ विधानसभा हो या विजय सिन्हा का विधानसभा हो, वो आता है ललन जी के लोकसभा क्षेत्र में। ये दोनों विधानसभा जो है ललन सिंह जी के लोकसभा क्षेत्र में आता है, मतलब मुंगेर में जहां में बैठा है जी। मतलब मामला जो है फंसा हुआ है और आने वाले समय में ललन प्रसाद सिंह जो है वो और फंस सकते हैं। वादे कुछ और कर रहे हैं और क्या उन वादों को पूरा कर पाएंगे। सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट आपके पास। और समझना चाहता हूं कि आखिर लिस्ट कोई बनी नहीं, अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं है, एसआईआर की फाइनल लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये वादा करके चुनाव आयोग आया है कि हम फाइनल लिस्ट अभी नहीं करेंगे, हम 28 तारीख को आपके सामने जब पेश होंगे उसके बाद किसी उस पे पहुंचेंगे कि फाइनल कब करना है। लेकिन उससे पहले आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि 36,86,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट गए? जरा इस गणित को बता दीजिए। सवाल तो यही है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर को शुरू करने के पीछे क्या कहा था कि भारतीय नागरिकों को भारत के चुनाव में भागीदारी करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये उन्होंने बात कही थी और ये उन्होंने कहा था कि शुद्ध मतदाता सूची बननी है जी। अब सवाल है कि शुद्ध की उनकी परिभाषा क्या थी, वो भी उन्होंने नहीं बताई। और जो भारतीय नागरिकों की खोज कर रहे थे तो इनका तो यह आरोप था ना कि इसमें गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल है। आपने जितने आपने नाम बताए, आपने चार कैटेगरी बता दी, परमानेंटली शिफ्टेड, मृत, अनेक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम। एक आपने इस आज वाले जो प्रेस रिलीज है उसमें आपने एक संख्या और बढ़ा दिया, नॉट ट्रेसेबल जी। ये जो नॉट ट्रेसेबल है वो उसमें मृत वाले में शामिल है कि नहीं है, ये परमानेंटली शिफ्टेड वाले में शामिल है कि नहीं है, ये अलग से उनकी संख्या कैसे है? क्या जो जिनको आप परमानेंटली शिफ्टेड कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि लोग कहां पे हैं? क्या ये जो आपने संख्या दिया है 17 लाख के आसपास जो परमानेंटली शिफ्टेड है, तो ये 17 लाख लोग शिफ्टेड अगर हैं तो कहां हैं? और अगर आप इनको नहीं बता रहे हैं तो ये जो 7,000 की संख्या आपने दी है कि नॉट ट्रेसेबल, फिर आपको उसमें शामिल करना चाहिए। सवाल इस बात का, और आपने ये अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा, किसी भी अधिकृत सूत्र से ये बात नहीं कही कि जो फार्म जमा किए गए हैं उन फार्मों में उनमें वो सभी अभिलेख शामिल हैं जिन अभिलेखों की मांग निर्वाचन आयोग ने एसआईआर शुरू करते समय कही थी। और अगर उसमें वो अभिलेख शामिल नहीं है तो आपको ये एसआईआर चलाने की आवश्यकता क्या थी जी? और अगर वो शामिल है तो उनकी संख्या आपको बतानी चाहिए। सवाल इस बात का। दूसरी चीज कि अभी तक कोई नहीं करा। जो अभी आप हम लोग के पैनल में उस राज्य के मतदाता बैठे हुए हैं, हेमंत जी, उनका ये कहना है कि उनसे भी अभिलेख नहीं मांगे गए और उनको भी रिसीट नहीं दिया गया। और ये अब तक जितने लोगों से मैंने ही बात की, कोई ये नहीं कह रहा है कि उसको रिसीट मिला। कोई हमको यह कहता हुआ नहीं पाएगा कि वो अभिलेख को जमा कर पाया, और जमा कर भी नहीं सकता क्योंकि वो अभिलेख बनते ही नहीं है। जन्म स्थान का प्रमाण पत्र कहां बनता है, कौन बनाता है जी? माता पिता का अभिलेख किसके पास है? 14% लोग ऐसे हैं जो उस राज्य में हाई स्कूल पास है। उन 14% लोगों में वो लोग शामिल, उन लोगों की संख्या नगण्य है जो 1987 के पहले पैदा हुए। आज के लोग हैं तो उसे माता पिता का प्रमाण पत्र कहां से आ जाएगा? चाहे जन्म स्थान का प्रमाण पत्र हो, चाहे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हो। इस देश में जन्म के आधार पर नागरिकता मिली रही है और आप नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो कोई वो अभिलेख दे ही नहीं सकता। और इसको हम और आप नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वीकार कर चुके हैं कि अगर हमसे मांगा जाए तो मैं नहीं दे सकता हूं, संजय माननीय धुलिया साहब। तो आप उन अभिलेखों को ले नहीं रहे हैं। तो जो बात कही है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रावत साहब ने और चाहे अशोक लहासा साहब ने कि यह अवांछित था, यह अव्यवहारिक था, यह असंवैधानिक कार्रवाई एसआईआर जो चलाया जा रहा है राज्य में,
जी। इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। जरूरत क्या थी? सवाल यह है कि आप नागरिकों से ही अपनी नागरिकता साबित करने की बात क्यों कर रहे हैं? किस कानून में लिखा है? और ये दोनों व्यक्ति जो बात कर रहे हैं और हम और आप नहीं है, वह यह काम कई सालों तक कराते रहे चुनाव का। बिल्कुल बिल्कुल है जी। सवाल जो राज्य के लोगों की बेचैनी है, उस बेचैनी को इन घोषणाओं के साथ एनडीए के सरकार और प्रधानमंत्री जी दूर नहीं कर सकते। सबसे आज तो सबके मन में बेचैनी यह है कि एक नागरिक होने का, एक मतदाता होने का अधिकार मेरा बचेगा कि नहीं बचेगा जी। या पूरे की पूरी सरकार और इस सरकार के साथ काम करने वाला निर्वाचन आयोग की जो कार्यशैली है और जो जिस तरीके का उन्होंने इस पूरे मतदाता सूची को, नई मतदाता सूची को बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बहुत महत्वपूर्ण बातें, अलग अलग डायमेंशन में आप देख लीजिए। एक तरफ ईडी की एंट्री होती है छत्तीसगढ़ में और इधर रॉबर्ट वाड्रा का नाम, ईडी नामजद चार्जशीट और वो भी डीएलएफ वाले केस में, और लैंड घोटाला जो गुरुग्राम की बात, जिस गुरुग्राम की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है उधर मोतिहारी में, लेकिन वहाँ उनको काले कपड़े दिखाए जाते हैं, कुर्सियाँ तोड़ी जाती हैं, ये सब होता है। और इन सब के बीच उधर एसआईआर का काम चल रहा है और कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और उधर रॉबर्ट वाड्रा का खुलकर समर्थन करते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं 2 कदम आगे बढ़कर। खबरें बहुत हैं, चर्चा कल उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया